हाँ जी, नमस्कार साथियों। तो आज अपनी बात करते हैं जो मौलिक अधिकार अपना टॉपिक चल रहा था, तो उसका लास्ट स्टेज है। अनुच्छेद 32 तक अपन लोगों ने पढ़ लिया था और अनुच्छेद 32 में पढ़ा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज अपन लोग बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 33 के बारे में बात करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 33 में क्या लिखा है, ठीक है, याद रखना। 33 और 34 की बात करें, ये सिर्फ अपने सैन्य बलों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सैन्य बलों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखना। तो देखो अनुच्छेद 33 की अपन लोग करते हैं शुरुआत है। और 33 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 देखो 33 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 33 में बताया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति, अनुच्छेद 33 में बताया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सैन्य विभाग से जुड़ा हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो सैन्य बलों से जुड़ा हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो सैन्य बलों से जुड़ा हो, अन्वेषण विभाग से जुड़ा हो, अन्वेषण मतलब खोजबीन करना, गुप्तचर विभाग से जुड़ा हो, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो सैन्य बलों से जुड़ा हो, अन्वेषण बल विभाग से जुड़ा हो, गुप्तचर विभाग से जुड़ा हो, तो याद रखना संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है? गुप्तचर विभाग से जुड़ा हो तो, गुप्तचर विभाग से जुड़ा हो तो, गुप्तचर विभाग से जुड़ा हो तो संसद कानून बनाकर, संसद कानून बनाकर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। संसद कानून बनाकर उसके मौलिक अधिकारों का, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। मौलिक अधिकारों का क्या कर सकती है? उल्लंघन कर सकती है। ये बात याद रखना दोस्तों। अनुच्छेद 33 में क्या बताया गया? 33 में बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जो सैन्य विभाग से जुड़ा हो, अन्वेषण विभाग से जुड़ा हो, गुप्तचर विभाग से जुड़ा हो, तो सरकार अर्थात संसद क्या करेगी? कानून बनाकर उसके मौलिक अधिकारों का क्या कर सकती है? उल्लंघन कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि ये जो बल है ना, सैन्य बल, अन्वेषण विभाग, गुप्तचर विभाग, तो यह सारे अपने बात करें बेल्ट की नौकरी से संबंधित है। और इनकी बात करें, इनके जो कानून होते हैं सामान्य नागरिकों से अलग होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अनुशासन को बनाए रखना। क्या रखना? अनुशासन को बनाए रखना। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जो सैन्य बलों से जुड़ा है, गुप्तचर विभाग से जुड़ा है, खोजबीन विभाग से जुड़ा है, तो संसद कानून बनाकर उसके मौलिक अधिकारों का क्या कर सकती है? उल्लंघन कर सकती है। बात आ गई समझ में? उम्मीद करता हूं दोस्तों बात आ गई होगी समझ में अनुच्छेद 33 के बारे में। अब अपने बात करते हैं अनुच्छेद 34 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अनुच्छेद 34 के बारे में बात करते हैं। देखो अनुच्छेद 34 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 34 में बताया गया कि ऐसा कोई क्षेत्र, अनुच्छेद 34 में बताया गया कि ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र जो सैन्य बलों के अंतर्गत आता हो, जो किसके अंतर्गत आता हो? सैन्य बलों के अंतर्गत आता हो, सैन्य बलों के अंतर्गत आता हो, सैन्य बलों के अंतर्गत आता हो, और वहां पर आता हो, और वहां पर मार्शल लॉ लागू हो, यानी धारा 144 लागू हो। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य कानून। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? सैन्य कानून। यानी ऐसा क्षेत्र जो सैन्य बलों के अंतर्गत आता हो, यानी वहां पर क्या लागू हो? मार्शल लॉ लागू हो। तो वहां पर अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वहां पर अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या होता हो? उल्लंघन होता हो, उल्लंघन होता हो तो संसद कानून बनाकर, क्या करके? संसद कानून बनाकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या कर सकती है? क्षतिपूर्ति कर सकती है। क्या कर सकती है? क्षतिपूर्ति कर सकती है। तो दोस्तों बात आई समझ में? क्या कहता है अनुच्छेद 34? अनुच्छेद 34 क्या बात करता है? देखो अनुच्छेद 34 कहता है कि भारत में ऐसा कोई क्षेत्र जो सैनिक छावनी के अंतर्गत आता हो, और वहां पर क्या लागू हो? मार्शल लॉ लागू हो, और वहां पर अगर किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का क्या होता हो? हनन होता हो, तो संसद क्या कर सकती है? कानून बनाकर उसके मौलिक अधिकारों का क्षतिपूर्ति कर सकती है। जबकि 33 इसके विपरीत है। 33 क्या कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सैन्य विभाग, अन्वेषण विभाग, गुप्तचर विभाग से जुड़ा है ना,
तो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन क्या करती है संसद, कानून बनाकर करेगी, एक दूसरे के अपोजिट है, याद रखना दोस्तों। और याद रखना ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर मार्शल लॉ लागू हो तो वहां पर आप याद रखना वहां पर आम नागरिक तो जा ही नहीं सकते, ठीक है, याद रखना। और वहां पर सैन्य बलों का क्या होता है, सैन्य बलों का शासन होता है, यानी सैन्य आर्मी तैनात होती है, और आर्मी तैनात होती है, वहां पर कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति वहां पर चला जाए और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो, हनन होता हो, तो संसद कानून बनाकर उसके मौलिक अधिकारों की क्या करेगी, क्षतिपूर्ति करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी बातें। अब अपने बात करते हैं, आर्टिकल आता है लास्ट, और लास्ट है 35। 35 में क्या बताया गया, 35 में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों में किसकी बात करें, मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति की बात करें, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद कर सकती है। कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। ये बात अनुच्छेद 35 में बताई गई कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, 32 कल अपन लोगों ने पढ़ा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अन्वेषण विभाग, गुप्तचर विभाग, खुफिया विभाग से जुड़ा है तो संसद कानून बनाकर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी। 34 क्या कहता है, ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर सैन्य आर्मी, सैन्य कानून लागू हो और वहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो सरकार अर्थात संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों की क्षतिपूर्ति कर सकती है। और लास्ट आर्टिकल 35 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आर्टिकल 33, 34, 35 समझ में आया होगा। अब कुछ 2-3 बात और है, मैं आपको समझा देता हूं कि याद रखना। बात करें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, 16, फिर 19, फिर 29, फिर 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किनको प्राप्त है, यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किनको प्राप्त है, भारतीय लोगों को प्राप्त है। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछ भी लिया गया एग्जाम में कि निम्न में से कौन कौन से आर्टिकल केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है, तो याद रखना 15, 16, 19, 29, 30, और इनको छोड़कर बाकी बच गए। जैसे बात करें 14 की बात करते हैं, 17 की बात करते हैं, 18 के बाद बात करें 20 के बाद 21, फिर 22, फिर बात करें 23, फिर बात करें 24, फिर बात करें 25, फिर बात करें 26, फिर बात करें 27, फिर बात करें 28, फिर बात करें अपने 32। तो यह जो अधिकार मैंने लिखे हैं नीचे वाले, यह भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। किनको प्राप्त है, भारतीय प्लस विदेशी, भारतीय प्लस में विदेशी, अर्थात विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है। तो वो आर्टिकल कौन कौन से हैं, 14 से लेकर 32 तक, और 15, 16, 19, 29, 30, यह 5 आर्टिकल किनको प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात समझ में आई होगी अनुच्छेद 33, 34, 35 की। तो यहां तक अपना मूल अधिकार का जो टॉपिक होता है वह होता है समाप्त। और अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर इसके बाद में अपनी बात करते हैं, अगले चैप्टर की बात करते हैं, और अगला चैप्टर आता है, उस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। कौन सा, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, तो अगला अपना टॉपिक आता है नीति निर्देशक तत्व। किसकी बात करें, नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व की बात करें भाग 4 में, कहां पर है, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो दोस्तों कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है जल्दी जल्दी। फिर अपने करते हैं समाप्त, और समाप्त करने के बाद में अपने चलते हैं अगला आर्टिकल, और अगले आर्टिकल की करते हैं शुरुआत, अर्थात अगले अनुच्छेद की, अगले अध्याय की। और अगला अध्याय है जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया भाग है नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। ठीक है, याद रखना, नीति निर्देशक तत्वों क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो भी नीति निर्देशक तत्वों की करते हैं बात। तो अपना अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है डीपीएसपी। क्या नाम है, डीपीएसपी। डीपीएसपी बात करें तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, देखो नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में, कहां पर, भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में उल्लेखित है
पूछा जाए कौन से देश से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और अनुच्छेद पूछा जाए कहां से लेकर कहां तक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। कहां से लेकर कहां तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक कौन से अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व है। याद रखना, इन नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इनकी प्रकृति सकारात्मक है। इनकी प्रकृति कैसी है, इनकी प्रकृति सकारात्मक है। याद रखना, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशक क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, सामाजिक आर्थिक सामाजिक लोक कल्याणकारी, अपने ऐसे कह सकते हैं कि सामाजिक लोक कल्याणकारी भावना से प्रेरित है। किससे प्रेरित है, सामाजिक लोक कल्याणकारी भावना से प्रेरित है। किससे प्रेरित है, सामाजिक लोक कल्याणकारी भावना से प्रेरित है। ठीक है, याद रखना। इसीलिए तो सामाजिक आर्थिक जो न्याय की संकल्पना है वह भी इनमें समाहित है। याद रखना, सामाजिक आर्थिक न्याय की संकल्पना कह सकते हैं अपने, सामाजिक आर्थिक न्याय की संकल्पना, सामाजिक आर्थिक न्याय की संकल्पना भी कहां पर है, कहां पर समाहित है, तो याद रखना नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति के दूत कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा जाता है, सामाजिक क्रांति का दूत। सामाजिक क्रांति का क्या कहा जाता है, दूत कहा जाता है। अर्थात समाज में लोगों को जागृत करने का काम राज्य सरकार में कौन करता है, तो नीति निर्देशक तत्व करता है। कौन करता है, नीति निर्देशक तत्व करता है। याद रखना, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक है। कैसे है, नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक है। कैसे है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, गैर न्यायिक है। याद रखना, याद रखना, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य। अर्थात राज्य कानून बनाते समय क्या करते समय, राज्य कानून बनाते समय, राज्य क्या करते समय, राज्य कानून बनाते समय, राज्य कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही बनाएगा। क्या करेगा, नीति निर्देशक तत्वों को, नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। क्या करेगा, नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे नागरिकों के अधिकारों का क्या होता हो, उल्लंघन होता हो। क्या होता हो, उल्लंघन होता हो। इसीलिए नीति निर्देशक तत्व को लागू करना राज्य का कर्तव्य। लागू कब करेगा, जब राज्य कोई नया कानून बनाएगा ना, तो नया कानून बनाते समय इनको लागू करना राज्य का क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। और एक बात याद रखना कि नीति निर्देशक ये जो तत्व है इन्हें ही 1935 भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। उसी अधिनियम में नीति निर्देशक तत्वों को अनुदेश प्रपत्र कहा गया था। क्या कहा गया था, अनुदेश प्रपत्र कहा गया था। अनुदेश प्रपत्र कहा गया था। और यही अनुदेश प्रपत्र क्या कहलाते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात समझ। एक बात और याद रखना, ये जो नीति निर्देशक तत्व है यह तेज बहादुर सप्रू, पूछा जाए कौन सी समिति, तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर है। कौन सी समिति, तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। कौन सी समिति की सिफारिश पर, तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। तो ये सारा का सारा डाटा याद रखना दोस्तों। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो ये सामाजिक आर्थिक लोक कल्याणकारी राज्य की न्याय करते हैं। ठीक है, याद रखना, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और एक बात और याद रखना, इनकी प्रकृति सकारात्मक है और इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इन्हें क्या नहीं है, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है क्योंकि यह क्या है, यह गैर न्यायिक है। क्या है, गैर न्यायिक, अर्थात चैलेंज नहीं किया जा सकता। और देखो, सामाजिक लोक कल्याणकारी भावना से प्रेरित है। सामाजिक आर्थिक न्याय की संकल्पना इनमें छिपी हुई है। सामाजिक क्रांति के दूत कहलाते हैं और यह गैर न्यायिक है। और राज्य कानून बनाते समय
नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। और याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या कहते थे, अनुदेश प्रपत्र कहते थे। और संविधान में तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में जोड़े गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आई होगी। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर चलते हैं आगे और आगे देखते हैं अलग अलग व्यक्तियों के विचार, किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे आगे बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। भी कुछ अलग अलग व्यक्ति हुए, अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी डेफिनेशन दी। क्या क्या डेफिनेशन दी उनमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन बताता हूं। देखो, एक नंबर अपने बात करते हैं, उस व्यक्ति का नाम है केटी शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है केटी शाह। केटी शाह की बात करते हैं तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या बताया गया। इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। जिसका भुगतान क्या है, बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ये दोस्तों याद रखना, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ये बात किसने कही थी, केटी शाह ने कही थी। और केटी शाह ने एक बात और कही थी कि नीति निर्देशक तत्वों में भक्ति की भावना शामिल है। क्या है, भक्ति की भावना। कैसी भावना, नीति निर्देशक तत्वों में भक्ति की भावना शामिल है। ये बात भी किसने कही थी, केटी शाह ने कही थी। और ये केटी शाह वाला कोटेशन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान है बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ये बात किसने कही थी, ये बात केटी ने कही थी। किसने कही थी, केटी शाह ने कही थी। 2 नंबर बात करी अंबेडकर की। किसकी बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर की। 2 नंबर बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। तो देखो 2 नंबर करते हैं भीमराव अंबेडकर की बात। अंबेडकर ने क्या कहा था, अंबेडकर ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ये कोटेशन बहुत बार पूछी जाती है भी एग्जाम में दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। और ये जो कोटेशन है इनके रट्टे ही मारने पड़ेंगे, इनमें कोई समझने वाली बात नहीं है भी एक ऐसा चेक है भुगतान, ये इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। समझने वाली बात आती है अनुच्छेदों में। ये तो रट्टे मारने पड़ेंगे भी कौन से व्यक्ति ने क्या बात कही थी, केटी शाह ने क्या कहा था, अंबेडकर ने क्या कहा था। ठीक है, याद रखना अंबेडकर ने क्या कहा था, अंबेडकर ने कहा था कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। 3 नंबर बात करते हैं और 3 नंबर व्यक्ति का नाम है टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी ने क्या कहा, टीटी कृष्णामाचारी ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, स्थायी कूड़ाघर है। स्थायी कूड़ाघर है। तो स्थायी कूड़ाघर के समान नीति निर्देशक तत्वों को किसने बताया था, तो याद रखना टीटी कृष्णामाचारी ने बताया था। किसने बताया था, टीटी कृष्णामाचारी ने बताया था कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, स्थायी कूड़ाघर। किनका, भावनाओं का। किनका, भावनाओं का क्या है, स्थायी कूड़ाघर है। ठीक है, याद रखना। अगले व्यक्ति की बात करते हैं, उसका नाम है आइवर जेनिंग्स। किसकी बात करते हैं, आइवर जेनिंग्स की बात करते हैं। तो आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था दोस्तों, याद रखना, आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व पुण्य आत्माओं तथा महत्वाकांक्षाओं की संज्ञा है। पुण्य आत्माओं तथा महत्वाकांक्षाओं की क्या है, संज्ञा है। महत्वाकांक्षाओं की क्या है, संज्ञा है। तो नीति निर्देशक तत्वों को पुण्य आत्माओं तथा महत्वाकांक्षाओं की संज्ञा किसने कहा था, तो याद रखना दोस्तों आइवर जेनिंग्स ने कहा था। किसने कहा था, आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, पुण्य आत्माओं तथा महत्वाकांक्षाओं की संज्ञा है। टीटी कृष्णामाचारी ने क्या कहा, नीति निर्देशक तत्व स्थायी कूड़ाघर है भावनाओं का। अंबेडकर ने क्या कहा, अंबेडकर ने कहा कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और केटी शाह ने क्या कहा कि ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। और देखो, और अपनी बात करते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, सामाजिक क्रांति
के समान प्रतीत होते हैं। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के प्रतीक है। किनके प्रतीक है? नीति निर्देशक तत्व तो सामाजिक क्रांति के प्रतीक है। किनके प्रतीक है? नीति निर्देशक तत्व तो सामाजिक क्रांति के क्या है? प्रतीक है। ये बात याद रखना दोस्तों। किसने कही थी? ग्रेनिविल ऑस्टिन ने कही थी कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? सामाजिक क्रांति के प्रतीक हैं। किनके प्रतीक है? सामाजिक क्रांति के प्रतीक है। और एक बात और याद रखना, नजीरुद्दीन ने एक बात कही थी कि नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष की भांति है जो जनवरी में आकर टूट जाते हैं। किसकी बात करें? नजीरुद्दीन की बात करते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस कोटेशन है नजीरुद्दीन। नजीरुद्दीन की बात करें, यह वही व्यक्ति है जिसने प्रारूप समिति को अपवहन की संज्ञा दी थी, अपवहन समिति की संज्ञा दी थी। तो देखो नजीरुद्दीन ने क्या कहा? नजीरुद्दीन ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष की भांति है। किनकी भांति है? नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष की भांति है जो जनवरी में आकर टूट जाते हैं, जो जनवरी में आकर टूट जाते हैं, जो जनवरी में आकर क्या हो जाते हैं? जो जनवरी में आकर टूट जाते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात नजीरुद्दीन ने कही थी कि नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष की भांति है जो जनवरी में आकर क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। इसके बाद में एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है केसी वहियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? केसी वहियर। क्या नाम है? केसी वहियर। याद रखना, केसी वहियर। केसी वहियर ने क्या कहा? केसी वहियर ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व लक्ष्यों व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। लक्ष्यों व आकांक्षाओं का क्या है? घोषणा पत्र है। लक्ष्यों व आकांक्षाओं का क्या है? घोषणा पत्र है। ये बात किसने की थी? ये बात केसी वहियर ने कही थी कि नीति निर्देशक तत्व तो क्या है? लक्ष्यों व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। अर्थात नीति निर्देशक तत्व क्या है? धार्मिक उपदेश की संज्ञा। इसमें कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? धार्मिक उपदेश की संज्ञा निहित है। इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों में धार्मिक उपदेश की संज्ञा निहित है। किसकी संज्ञा निहित है? धार्मिक उपदेश की संज्ञा निहित है। ये बात याद रखना, धार्मिक उपदेश की संज्ञा क्या है? निहित है। ये बात किसने की थी? ये बात केसी वहियर ने कही थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग कोटेशन दिए थे, किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था। तो अपने बात करते हैं केसी वहियर ने क्या कहा कि ये नीति निर्देशक तत्व क्या है? लक्ष्यों व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। और एक बात और याद रखना, नेहरू जी को तो हम भूल गए। नेहरू जी ने क्या कहा था? नेहरू जी ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व, यहां लिखते हैं अभी अगला पॉइंट लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व में समाजवादी भावना निहित है। समाजवादी समाज की स्थापना करते हैं। कौन सी समाज की? समाजवादी समाज की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। समाजवादी समाज की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। ये बात किसने कही थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। किसने कही थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी कि समाजवादी समाज की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। याद रखना। और एक बात और याद रखना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की बात करें कि नीति निर्देशक तत्व याद रखना, इन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का कोई भी मंत्रालय हो वह नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकता। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर बहुत ही व्यक्ति है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो प्रारूप समिति में क्या था? सदस्य था। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। याद रखना, ये सारे के सारे फैक्ट है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या कहा? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि किसी भी सरकार का कोई भी मंत्रालय हो, किसी भी सरकार का कोई भी मंत्रालय हो वह नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकता। नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकता। यानी नीति निर्देशक तत्वों जब लागू करेगा तो लागू करते समय इनकी अवहेलना नहीं कर सकता। ये बात किसने की थी? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कही थी। किसने कही थी? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कही थी। याद रखना, बात आ गई समझ में क्या कि नीति निर्देशक तत्व
किसी भी सरकार का कोई भी मंत्रालय हो वह नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकता। एक व्यक्ति और है जिसका नाम याद रखना, के संथानम। के संथानम ने क्या कहा था कि नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका में क्या करते हैं, टकराव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, टकराव उत्पन्न करते हैं। तो उस व्यक्ति का नाम और लिख लेना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ऊपर अलग ही लिख रहा हूं, याद रखना। उस व्यक्ति का नाम है के संथानम। क्या नाम है, के संथानम। क्या नाम है, के संथानम। के संथानम ने क्या कहा था कि नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका, कौन सी पालिका, कार्यपालिका, फिर बात करते हैं व्यवस्थापिका, फिर बात करते हैं व्यवस्थापिका, और फिर बात करते हैं न्यायपालिका, फिर बात करते हैं न्यायपालिका। इन तीनों के बीच में क्या करते हैं, टकराव उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, टकराव उत्पन्न करते हैं। ये बात किसने कही थी, ये बात के संथानम ने कही थी। और ये पेपर में पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ऐसा किसने कहा था कि यह तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में क्या करते हैं, टकराव उत्पन्न करते हैं। तो ये बात किसने कही थी, के संथानम ने कही थी। किसने कही थी, के संथानम ने कही थी, याद रखना। और एक बात और याद रखना, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है पायली। क्या नाम है, पायली। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, पायली। पायली ने क्या कहा था, याद रखना, एक है बाइली, बाइली के वहां बहन है, अपने भाई है बाइली का, ये है पायली। पायली इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के मध्य सकारात्मक, नागरिकों के मध्य क्या करते हैं, सकारात्मकता पैदा करते हैं। नागरिकों के मध्य सकारात्मकता पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, सकारात्मकता पैदा करते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद होंगे, उम्मीद करता हूं याद आए भी होंगे। अगर नहीं आए तो आप इनको उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन से व्यक्ति ने क्या बात की थी। देखो एक नंबर बात करें, के संथानम ने क्या कहा कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में टकराव उत्पन्न करते हैं। कैटिशा ने क्या कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि नीति निर्देशक तत्वों में भक्ति की भावना शामिल है। अगले व्यक्ति की बात करें, अंबेडकर। अंबेडकर ने क्या कहा, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और टी.टी. कृष्णमाचार्य ने क्या कहा कि यह तो भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, लक्ष्यों पुण्यात्मों तथा महत्वाकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। फिर बात करें ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के प्रतीक है। और नजीरुद्दीन ने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व नए साल की बातें आते हैं और जनवरी में आकर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नेहरू जी ने क्या कहा, समाजवादी समाज की स्थापना करते हैं। और पायली ने कहा कि यह नागरिकों के मध्य एक सकारात्मकता पैदा करते हैं। फिर बात करें केसी वहियर ने क्या कहा कि यह तो लक्ष्यों व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। और यह आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, पुण्य आत्मों तथा महत्वाकांक्षाओं की संज्ञा। और कैसी वैयर ने क्या कहा, लक्ष्यों में आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। और बात करें, इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों में धार्मिक भावना शामिल है, धार्मिक उपदेश शामिल है। और फिर बात करें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का कोई भी मंत्रालय हो वह नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 मिनट का टाइम है। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे और आगे करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट कि कौन से व्यक्ति ने क्या बात कही थी और किसने क्या बात दी थी। ये सारी की सारी मैंने बता दिया, याद रखना, ठीक है। लिख लो दोस्तों फटाफट। हाँ एक बात और याद रखना कि ये जो भाग 4 है ना, भाग 4 को और भाग 3 को, भाग 4 प्लस में भाग 3 को याद रखना। संविधान के भाग 3 प्लस भाग 4 को आत्मा किसने कहा था, तो आत्मा उसी व्यक्ति ने कहा था जिसका नाम क्या है, ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या नाम है, ग्रेनविल ऑस्टिन है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि भाग 3 और 4 संयुक्त रूप से क्या है, संविधान की आत्मा है। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ले लिया तो अपन लोग चलते हैं आगे और आगे करते हैं अपने शुरुआत करते हैं अनुच्छेदों की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं बता रहा हूं समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर देना और चैनल को लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं डेली क्लास चलाता हूं। अभी पीछे जैसे बात करें तो मूल कर्तव्यों की, उसकी मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों के 8 पार्ट करवाए मैंने। कितने पार्ट करवाए हैं, 8 पार्ट करवाए। और 8 क्लासों में
मौलिक अधिकार को कंप्लीट किया है। किनको किया है? मौलिक अधिकार को कंप्लीट किया है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि कुछ हौसला मोटिवेशन मेरे को भी मिले भी, हाँ सर आप बढ़िया पढ़ा रहे हो, कुछ कमेंट तो कर दिया करो ताकि मन में भी हौसला हो जाए। हाँ, और चैनल ने लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब आपके दोस्तों के बीच में शेयर कर दिया करो। इन्हें बिना कोई भी धारा पढ़ रहे हैं, ये क्या है कि पॉलिटी आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करो उसमें हर हाल में क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अभी जैसे मैं बात करूं, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है आगे 6 तारीख से, तो उसमें देखना यहाँ से जो मैं चीज करवा रहा हूँ ना, प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा, उनके स्क्रीनशॉट भी डालूंगा टेलीग्राम पर भी, ये देखो मैंने करवाया था और यहाँ से क्वेश्चन भी आया, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की, और पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 36, और अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया? राज्य शब्द की परिभाषा। क्या बताई गई है? राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 में। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है? राज्य शब्द की परिभाषा। देखो ये जो मैंने लिखा है ना राज्य शब्द, इसी राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख अपन लोगों ने पढ़ा था। कहां पढ़ा था? अपन लोगों ने पढ़े थे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार का एक अनुच्छेद आता है 12, और नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद आता है 36, और अपने बात करते हैं एक अनुच्छेद आता है 152। बार आती है 36 और 152। याद रखना, राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख 3 जगह देखने को मिलता है। कितनी जगह? 3 जगह देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152। अब राज्य शब्द में किनको शामिल करेंगे? अब राज्य शब्द में किनको शामिल करेंगे? देखो मैंने बताया था कि राज्य शब्द में किनको शामिल करेंगे, तो याद रखना राज्य शब्द में उनको शामिल करेंगे भी राज्य में स्थापित ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना या तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाकर की गई हो, या फिर राज्य में स्थापित ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना केंद्र व राज्य के द्वारा क्या लगाकर वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं, उन सभी की सभी संस्थाओं को क्या मानते हैं? राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल करते हैं। यानी राज्य में स्थित ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना केंद्र या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर की गई हो, या फिर ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हो, उन सभी संस्थाओं को किसमें शामिल करेंगे? राज्य शब्द में। देखो मैंने क्या बताया था कि केंद्र व राज्य के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र प्लस में राज्य के द्वारा, केंद्र प्लस में राज्य के द्वारा कानून बनाकर स्थापित की गई, कानून बनाकर स्थापित संस्थाएं, कानून बनाकर स्थापित संस्थाएं किसमें शामिल होती है? राज्य शब्द में। या फिर अपनी बात करें कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएं किसमें शामिल होती हैं? वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएं किसमें शामिल होती है? तो राज्य शब्द में शामिल होती है। तो दोस्तों ये बात याद रखना भी राज्य शब्द में किन किन को शामिल करेंगे, तो याद रखना राज्य शब्द में उनको शामिल करेंगे जिनकी स्थापना या तो केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के, तो दोनों के द्वारा कानून बनाकर स्थापित की गई हो, या फिर ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना दोनों के वित्तीय सहयोग से होगी हो, उन्हें क्या बोला गया है? राज्य शब्द में शामिल किया गया है। किन में शामिल किया गया है? राज्य शब्द में शामिल किया गया। और याद रखना अपने बात करें इनमें किन किन को शामिल करते हैं, इनको शामिल करेंगे, इनमें संसद का भी नाम आता है, राज्य विधानमंडल का भी नाम आता है। देखो मैं और बताता हूं आपको, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात करें कि संसद का भी नाम आता है, संसद का भी नाम आता है, प्लस में राज्यों के विधानमंडल का भी नाम आता है। राज्यों के विधानमंडल का क्यों नाम आता है? क्योंकि मैंने बताया ना केंद्र, अब केंद्र की बात करें तो कानून कौन बनाता है? संसद। और राज्य में कानून कौन बनाता है? राज्य का विधानमंडल। फिर बात करें स्थानीय स्तर की बात करते हैं, स्थानीय स्तर की बात करते हैं, तो स्थानीय स्तर पर याद रखना पंचायतें, स्थानीय स्तर पर कौन आएगी? स्थानीय स्तर पर पंचायतें आती है। कौन आती है? पंचायतें आती है, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पर कौन आएगा? स्थानीय मतलब लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज पर कौन आती है? पंचायतें आती है। कौन आती है? पंचायतें आती है। या फिर अपने बात करें पंचायतें कह सकते हैं, नगर निकाय कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? नगर निकाय कह सकते हैं, नगर निकाय कह सकते हैं। नगर निकायों के बाद में अपने छावनी बोर्ड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? छावनी बोर्ड कह सकते हैं। नगर निकायों के बाद में अपने क्या कह सकते हैं? छावनी बोर्ड कह सकते हैं। यानी ऐसे क्षेत्र जो राज्य सरकार की छावनी बोर्ड के अंतर्गत आते हो, तो वो सारे के सारे किसमें काउंट होते हैं? स्थानीय सरकार में काउंट होते हैं। किसमें काउंट होते हैं? स्थानीय सरकार में काउंट होते हैं, ठीक है। पंचायतें, नगर निकाय, छावनी बोर्ड, या फिर महानगर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? महानगर कह सकते हैं। या फिर नगर पालिकाएं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? नगर पालिकाएं कह सकते हैं। ये जो सारी की सारी संस्थाएं हैं, इनकी स्थापना किसने की है? राज्य सरकार ने तो की है। पंचायतों की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा कानून लाया जाता है, और कानून बनाकर
राजस्थान में पंचायतों का गठन किया गया, नगर निकाय बनाए गए, महानगरों की स्थापना, नगर पालिकाओं की स्थापना, छावनी बोर्ड की स्थापना तो राज्य सरकार ने की है। तो ये सारी की सारी संस्थाएं किसमें शामिल होगी, राज्य शब्द में शामिल होगी। और देखो केंद्र की बात करें अपने ओएनजीसी, ओएनजीसी की बात करें, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, गेल की बात करें, गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो सारी की सारी संस्थाएं हैं इनकी स्थापना किनके द्वारा की गई है, संसद के द्वारा की गई है। किनके द्वारा की गई है, संसद के द्वारा की। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट है, अर्थात अपनी बात करें ये जो सारे के सारी चीजें मैंने लिखी है यह सारी की सारी किसमें शामिल होती है, राज्य शब्द में शामिल होती है। मोटे मोटे तौर पर याद रखना कि राज्य में स्थापित ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर की जाए, या फिर ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना केंद्र और राज्य दोनों के वित्तीय सहयोग से स्थापित होती है, उन्हें क्या बोला गया, राज्य शब्द में शामिल किया गया। स्थानीय स्तर पर बात करें तो नगर पालिका, पंचायतें, महानगर होगी। और अपनी बात करें केंद्र सरकार के दिन की बात करें तो ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, ये सारे के सारे किसमें है, ये सारे राज्य विधानमंडल में शामिल है। किसमें शामिल है, राज्य विधानमंडल अर्थात सॉरी केंद्र विधानमंडल, अर्थात अपने बात करें राज्य शब्द में शामिल है। किसमें शामिल है, राज्य शब्द में शामिल है। बात आगे समझ में क्या। तो दोस्तों अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। फिर अपने चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं आर्टिकल 37 और 37 में क्या बताया गया। देखो 37 में क्या बात बताई गई है, देखो 37 में क्या बात बताई गई है। तो दोस्तों फटाफट उतार लो अगर किसी को उतारना है तो। फिर चलते हैं अपने आगे और आगे बात करते हैं आर्टिकल 37 की। इसकी बात करते हैं आर्टिकल 37 की बात करते हैं। 37 में क्या बात बताई गई है, अनुच्छेद 37 में क्या बात बताई गई है। देखो अनुच्छेद 37 की बात करते हैं। 37 की बात करें कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत माने जाते हैं और इनको न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। क्या नहीं करवाया जा सकता, न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं। यानी राज्य की जो मूलभूत व्यवस्था होती है, देश की जो मूलभूत व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनको न्यायालय के द्वारा चैलेंज अर्थात न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। अर्थात इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है, वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अर्थात एक बात और याद रखना, इनको न्यायालय में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, न्यायालय में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता और इनको वाद योग्य भी नहीं माना जाता। वाद योग्य नहीं माना जाता। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 की बात करें, अनुच्छेद 37 में बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व देश की शासन व्यवस्था में, किसकी व्यवस्था में, देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत माने जाते हैं। देश की शासन व्यवस्था में क्या होते हैं, मूलभूत माने जाते हैं, मूलभूत माने जाते हैं। और याद रखना कि इनको न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। न्यायालय के द्वारा क्या नहीं करवाया जा सकता, न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। नहीं करवाया, ये नहीं होगा अभी इनको चैलेंज किया जाए, नहीं करवाया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व क्या माने गए हैं, गैर न्यायोचित माने गए हैं। क्या माने गए हैं, गैर न्यायोचित माने गए हैं। और नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये सारी की सारी बातें किसमें बताई गई है, ये सारी की सारी बातें आर्टिकल 37 में बताई गई है कि नीति निर्देशक तत्वों को देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत माना गया, तभी तो इनको न्यायालय में परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता न्यायालय के द्वारा। अगला पॉइंट याद रखना, नीति निर्देशक तत्व क्या गैर न्यायोचित है। अगर न्यायोचित होते तो न्याय के लिए उचित मांग करते, अब न्याय के लिए उचित मांग नहीं है तो इनको गैर न्यायोचित बोला। इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इनको कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। अगर कानूनी शक्ति प्राप्त होती तो इनको न्यायालय के द्वारा परिवर्तन करवाया जा सकता था, न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता था। न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है और गैर न्यायोचित है और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में क्या नहीं हो सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात याद रखना। अगर चुनौती दी जा होती, अगर चुनौती देनी होती तो अपन लोग लिखते हैं क्या न्यायोचित है, हम लोग न्याय के लिए उचित मांग करते हैं। अब ये न्याय के लिए उचित है ही नहीं तो इनको क्या बोला गया, गैर न्यायोचित बोला गया। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखना। अनुच्छेद 37 की 36 में राज्य शब्द की परिभाषा पढ़ा, 37 में क्या है कि नीति निर्देशक तत्व देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत माने जाते हैं।
अगला पॉइंट फिर याद रखना, न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता, गैर न्यायोचित है, न्यायालय में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता और इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद पता नहीं कौन सा एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि क्या नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है? तो याद रखना, नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। अब अपने बात करते हैं आर्टिकल 38 से, और 38 में क्या बात बताई गई, देखो अनुच्छेद 38 में बताया गया कि क्या बात बताया गया, अनुच्छेद 38 में बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व लोगों के कल्याण व अभिवृद्धि हेतु, लोगों के कल्याण व अभिवृद्धि हेतु कदम उठाएगा, लोगों के कल्याण व अभिवृद्धि हेतु क्या करेगा, नए नए कदम उठाएगा, लोगों के कल्याण एवं अभिवृद्धि हेतु क्या करेगा, नए नए कदम उठाएगा। ये बात कहां बताई गई है, आर्टिकल 38 में बताई गई है। क्या बताई गई है कि नीति निर्देशक तत्व लोगों के कल्याण अभिवृद्धि हेतु क्या करेगा, कदम उठाएगा। अर्थात क्या बताया गया, लोक कल्याण हेतु, अर्थात लोक कल्याण हेतु क्या करेगा, सामाजिक कार्य करेगा, लोक कल्याण हेतु क्या करेगा, सामाजिक कार्य करेगा, लोक कल्याण हेतु क्या करेगा, सामाजिक कार्य करेगा। ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है, अनुच्छेद 38 में बताया गया कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था को अपनाएगा, क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था को अपनाएगा। अर्थात राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को अपनाएगा। किसको अपनाएगा, सामाजिक व्यवस्था को अपनाएगा, यानी लोगों को समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए उनके बारे में बताया गया। इसीलिए तो अनुच्छेद 38 को क्या कहते हैं, सामाजिक क्रांति का दूत कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक क्रांति का दूत कहते हैं, सामाजिक क्रांति का क्या कहते हैं, दूत कहते हैं। क्यों कहते हैं, साफ साफ कह रहा है कि राज्य क्या करेगा, लोगों के कल्याण के लिए, किनके कल्याण के लिए, लोगों के लिए कल्याण के लिए नए नए कदम उठाएगा, अर्थात नई नई योजनाओं को लेकर आएगा, नए नए निर्माण कार्य को लेकर आएगा, ताकि लोग क्या कर सके, उन योजनाओं का फायदा उठा सके। तो ये सारी की सारी सामाजिक कल्याण की बातें कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 38 में बताई गई है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 38 में बताई गई है। और इसमें एक बात और बताई गई है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह क्या करे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करे। देखो अनुच्छेद 38 में एक बात और बताएगी कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह क्या करे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करे। सामाजिक के बाद में आर्थिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करे, न्याय की व्यवस्था करे। और यही बात कहां बताई गई है, यही बात प्रस्तावना में भी बताई गई है। प्रस्तावना पढ़ते हैं अपन लोग, तो प्रस्तावना में कहते हैं न्याय 3 प्रकार का, कौन कौन सा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। तो पूछा जा सकता है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो है 3 प्रकार का, संविधान में कहां कहां उल्लेखित है, तो एक तो प्रस्तावना में उल्लेखित है और एक है नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। और नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 38। और 38 में क्या बताया गया कि राज्य क्या करेगा, नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। क्या करेगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। समझ में आ गई बात क्या। अब याद रखना, ये मैंने बताई ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करे। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक योजना भी चलाई थी, उस योजना का नाम क्या था, योजना आयोग। क्या नाम था, इनसे प्रेरित होकर केंद्र ने एक योजना चलाई, एक आयोग का गठन किया और उस आयोग को क्या नाम दिया गया, योजना आयोग। क्या नाम दिया गया, योजना आयोग नाम दिया गया। योजना आयोग का गठन कब होता है, 1950 को। कब होता है, योजना आयोग का गठन कब होता है, तो याद रखना दोस्तों, योजना आयोग का गठन होता है 1950 को। अर्थात 1950 को क्या होता है, योजना आयोग का गठन होता है। कब होता है, 1950 को, यानी 15 मार्च 1950 को। कब की बात करें, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। और इसी योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। और याद रखना, योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन बना था, तो प्रथम उपाध्यक्ष बना था गुलजारी लाल नंदा। ये बात भी पूछी गई है पेपर में। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन बना था, गुलजारी लाल नंदा। कौन बना था,
गुलजारी लाल नंदा बना था। और 1 जनवरी 2015 को, याद रखना कब की बात है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, नीति आयोग। क्या कर दिया गया, नीति आयोग। और इसी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने नरेंद्र मोदी। कौन बने, नरेंद्र मोदी प्रथम अध्यक्ष बने। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने, अरविंद पनगड़िया। कौन बना, अरविंद पनगड़िया क्या बना, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष बना। और अभी राजस्थान क्या कर रहा है, राजस्थान नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में चला रहा है रीति। क्या चला रहा है, रीति। तो राजस्थान नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में क्या चलाएगा, रीति चलाएगा। तो याद रखना, इसी अनुच्छेद से प्रेरित होकर केंद्र में एक गठन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया जिसका क्या नाम था, योजना आयोग, जो क्या कर सके, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था कर सके। तो ये सारी की सारी बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है, योजना आयोग में, सॉरी नीति निर्देशक तत्वों में बताई गई है। कौन से, कहां पर बताई गई है, नीति निर्देशक तत्वों में। यानी योजना आयोग की बात करें, नीति आयोग का पूछा जाए तो नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था। क्या नाम है, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था, ये नाम किया गया है नीति आयोग का। तो दोस्तों अनुच्छेद 36 पढ़ा, 36 शब्द की परिभाषा। 37 में क्या पढ़ा, 37 में पढ़ा कि ये शासन व्यवस्था में मूलभूत माने जाते हैं। और 38 में क्या पढ़ा कि नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण एवं अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। इसीलिए इस अनुच्छेद को क्या बोला जाता है, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज। क्या कहते हैं, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज, सामाजिक क्रांति का दूत कहते हैं। कौन से आर्टिकल को, अनुच्छेद 38 को। और इसी अनुच्छेद से प्रेरित होकर क्या हुआ, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। और इसी योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल दिया गया नीति आयोग, यानी भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान है। और इसके प्रथम अध्यक्ष बने नरेंद्र मोदी। और प्रथम उपाध्यक्ष बने अरविंद पनगड़िया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आई होगी और समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी कर दिया करो। ये जो मैंने निःशुल्क बेंच चला रखा है, कोई फीस नहीं है, ठीक है। मैंने कहा था बच्चों को ऑफलाइन क्लास में ही बोला था भी हाँ आपको पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन बच्चे कह रहे थे कि सर आप हमें ऑनलाइन भी पढ़ा दिया करो, ठीक है। तो मैंने सोचा एक अपना छोटा सा सेटअप लगाते हैं, उस पर क्या करते हैं, संपूर्ण जो बेल एक्ट है, आगे देखना बेल एक्ट से संबंधित प्रमुख वाद आएंगे, वह मैं आपको बताऊंगा भी कौन से अनुच्छेद में कौन सी वाद पूछा गया। और आरपीएससी का लेवल आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे टेलीकॉम का पेपर मिला लेना, उसमें क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए थे सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने वो कहां से आए थे, बेर एक्ट से आए थे, कहां से, और बेर एक्ट से मैंने तैयार किया था मैटर। अभी मैंने 100% तैयार किए हैं बेर एक्ट से संबंधित है। तो याद रखना वो प्रश्न मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप सब लोग टेलीग्राम पर देख लेना। अभी आगे जैसे हमने बात करें एसआई का एग्जाम है, तो एसआई के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको आप देख लेना। क्या नाम है, पॉलिटी बाय प्रदीप सर, POLITY, पॉलिटी बाय प्रदीप सर, PARADWP, प्रदीप सर। तो इस नाम से मेरा चैनल है टेलीग्राम, ये आप लोग क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, TELI टेलीग्राम। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, PDF वगैरह डालता रहता हूँ, करंट के जो भी मुद्दे हैं मैं डालता रहता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। तो मिलते हैं कल वापिस पुनः इसी टाइम। थैंक यू, शुभ रात्रि दोस्तों।